क्या शेख हसीना को फांसी की सजा होगी? क्या भारत उनको बचा पाएगा, या अब शेख हसीना को देश छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वह भारत में शरण लिए हुए हैं। आइए आज इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो जुलाई 2024 में जो वहाँ के छात्रों द्वारा दंगे किए गए थे, जिस प्रकार से उग्र आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। उन्हीं आरोपों के अंदर जो 5 आरोप लगाए गए थे, 5 आरोपों में से 2 आरोप के अंदर शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है, और उसमें से एक फैसले में तो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और एक में फांसी की सजा दी गई है। अब बताता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि यह कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं। 5 में से 2 मामलों में सजा हत्या के लिए, 5 में से 2 मामले जिसमें सजा हत्या के लिए उकसाने और हत्या के आदेश देने के लिए, हत्या के लिए उकसाने के लिए और हत्या का आदेश देने के लिए उनको सजा हुई है। जुलाई 2024 छात्र आंदोलन में दूसरे आरोपी, जो ये सजा जो हुई है जुलाई 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन के अंदर ही इन्हों के ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने हत्या करवाई है और हत्या के लिए उकसाया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इनको यह सजा हुई है। और जो इसी के बीच में दूसरे आरोपी का नाम है, जैसे कि हमारे भारत में अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है, वैसे ही वहां के पूर्व गृह मंत्री जिनका नाम है असदुज्जमान खान, यह वहां के दूसरे आरोपी है। और इनको 12 लोगों की हत्या का दोषी माना जाता है। और तीसरे आरोपी वहां के आईजीपी जिनका नाम है अब्दुल्ला अल मोमन, वहां के तीसरे आरोपी है अब्दुल्ला अल मोमन। तो इनको वहां पर तीसरा आरोपी माना गया है, और इनको 5 साल की सजा हुई है। क्योंकि ये भी इसी काम के अंदर शामिल थे, और यह अभी वहाँ की बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की पुलिस कस्टडी में है, ये अभी जेल में है, और यह सरकारी गवाह बन चुके हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे। और ये सरकारी गवाह बन चुके, और जो शेख हसीना और जो ये पूर्व गृह मंत्री है वहाँ की, इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है। सजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल क्या होता है? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल वो होता है जो दूसरे देशों में जो पनाह ले रहे हैं उनको भी सजा सुना सकते हैं। तो क्या बांग्लादेश के ढाका में जो ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, क्या वहाँ पर जो सजा सुनाई थी, तो क्या वहाँ पर इंटरनेशनल जज थे? जवाब है नहीं। ये जो जज हैं सिर्फ ये वहीं के भारत के बांग्लादेश के ही जज हैं जिन्होंने यह सजा सुनाई। क्या यह और देशों, हाँ हमारे यहाँ पर भी है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, हमारे भारत में भी, बाकी देशों में भी, परंतु एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नीदरलैंड के हेग में भी है। जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के अंतर्गत सजा सुनाते हैं, परंतु वहां पर जो सजा सुनाते हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय जज बैठते हैं, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जज नहीं है। और ये देखो, नीदरलैंड के हेग में ICJ, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय करती है। और देखो एक मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, क्या भारत अब शेख हसीना को लौटा देगा? क्या शेख हसीना को लौटाना पड़ेगा? तो जो प्रत्यार्पण संधि जो होती है, जैसे कि हमारे भारत का कोई भी मुजरिम भाग करके श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, इंग्लैंड चला गया, किसी भी देश में चला गया, तो प्रत्यार्पण संधि ये होती है कि हमारे देश का मुजरिम अगर दूसरे देश में चला गया और अगर उस देश के साथ में हमने प्रत्यार्पण संधि कर रखी है, तो वह देश उस व्यक्ति को भारत को वापस सौंपेगा। और अगर किसी और देश का व्यक्ति अगर हमारे भारत में आया है और अगर हम दोनों ने अगर प्रत्यार्पण संधि कर रखी, तो भारत उस देश के दोषी को भारत सुरक्षा पूर्वक अच्छे तरीके से उस देश को सौंपेगा। तो भारत और बांग्लादेश ने यहाँ पर प्रत्यार्पण संधि कर रखी है। तो एक मेन पॉइंट यह भी आता है कि क्या अब भारत को शेख हसीना को वापस भेजना पड़ेगा या क्या होता है, आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश ने प्रत्यार्पण संधि कर रखी है। और ये जो सजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, यह 2010 में शेख हसीना ने ही बनाई थी। 2010 में शेख हसीना ने ही बनाई थी। शेख हसीना के पिता का नाम था, जिनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है, और इनके पिता का नाम था मुजीबुर रहमान। जो कि भारत पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान 1971 से पहले बांग्लादेश जो है 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन वर्तमान में 1971 में बंगबंधु जो मुजीबुर रहमान है, इनके सहयोग से भारत की सेना गई थी वहाँ पर इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, और उसको पाकिस्तान से आज़ाद करवा करके बांग्लादेश देश बनाया गया था। तो उस समय पर जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था,
थे बांग्लादेश के, परंतु देशद्रोह किया था। और उस समय 1971 में उस समय जिन लोगों ने बांग्लादेश में के होते हुए पाकिस्तान का साथ दिया था, उन लोगों को सजा देने के लिए, उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए ही जो शेख हसीना है, उन्होंने यह 2010 में कोर्ट बनाई थी, सजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। तो 2010 में यह कोर्ट शेख हसीना ने ही बनाई थी। इस कोर्ट के, और देखो इस कोर्ट, ये जो है ना इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, तो क्या जैसे कि हमारे भारत में एक तो होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट में जो हमें कोई सजा सुनाई है ना, तो हम हाई कोर्ट की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या जो ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसने अगर कोई सजा सुनाई है, तो क्या इसके फैसले को हम चुनौती नहीं दे सकते? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं चुनौती। हम जो बांग्लादेश की ही जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जैसे हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वैसे बांग्लादेश की भी जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में हम इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। परंतु इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि इंसान को सशरीर वहां पर उपस्थित होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एडवोकेट करके भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट में और वो आपकी तरफ से याचिका दायर कर देंगे, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको सशरीर ही उपस्थित होना पड़ता है। 2010 में शेख हसीना ने बनाई थी इस कोर्ट में फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है। पिता ये बता ही दिया मैंने, 1971 में देश आज़ाद हुआ था, ये बताइए। और जैसे कि जो ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में जो आपको सजा दी, उसका 30 दिन के अंदर ही अपील करनी होती है। 30 दिन के अंदर ही अपील करनी होती है, स्वयं दोषी को वहां पर सशरीर उपस्थित होकर। एक मुख्य बात और यह निकल के आई कि जिस समय शेख हसीना को सजा सुनाई जा रही थी, तो छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किए थे, तो जो मोहम्मद यूनुस की जो वर्तमान में सरकार है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार चाहती थी कि छात्रों की वजह से ही यह सब हुआ, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों को लाइव दिखाया जाए। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने वहाँ का फैसला दिया, वो छात्रों को कॉलेजों के अंदर लाइव सुनाया जाए। लेकिन जो वहाँ की कुर्सियाँ थी जहाँ पर छात्रों को आकर के बैठना था, वो कुर्सियाँ ही खाली थी, वहाँ पर छात्र भी आकर के नहीं बैठे। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि छात्रों का जो वो रवैया था वो चेंज हो चुका है? तो सजा सुनाते समय छात्र अनुपस्थित हुए, और जो वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस थे, वह शेख हसीना के जाने के बाद में 1 साल से वहाँ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र अनुपस्थित हुए थे, तो क्या उन छात्रों का यह मानना है कि जो शेख हसीना थी वो तो चुनाव जीत करके आई थी? पर भाई, तुम कौन सा चुनाव जीत करके आए हो जो 1 साल से इतने महत्वपूर्ण बांग्लादेश की सरकार को चला रहे हो? इन सब बातों का जवाब हमें आगे के समय में मिलेगा। और देखो इसमें क्या होता है कि जब कोर्ट जब तक फैसला नहीं देती है, अमूमन यह देखा जाता है कि कोर्ट जब तक फैसला नहीं देती है, जब तक जिसके खिलाफ फैसला दिया जा रहा है वो स्वयं उपस्थित ना हो, या उसकी तरफ से कोई सुनने वाला उपस्थित ना हो, एडवोकेट वगैरह कोई भी। तो यह फैसला क्या है कि जो वहाँ की जो ट्रिब्यूनल कोर्ट थी, इन्होंने फैसला अपने आप पर पहले ही दे लिया था। जनता को तो सिर्फ सुनाना था वहां पर बैठ करके, क्योंकि यह पूरी तरीके से एक तरफा फैसला दिया गया है। वहां पर शेख हसीना की तरफ से इस फैसले को सुनने वाला कोई भी नहीं था। यह एक तरफा फैसला सुनाई। और जो वहां के जो बांग्लादेश के जो अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि अब शेख हसीना को गिरफ्तार किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि शेख हसीना को गिरफ्तार किया जाएगा। तो गिरफ्तार कब किया जाएगा? जब शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी, जब भी तो गिरफ्तार किया जाएगा, वरना कैसे गिरफ्तार कर लोगे? अब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते तो क्या करें? तो इनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। तो इनकी सारी संपत्ति वहां पर जब्त कर ली। जहां पर भी बांग्लादेश के अंदर जहां भी शेख हसीना की संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति अटॉर्नी जनरल के कहने पर जब्त कर ली गई। उसके बाद में यह मतलब शेख हसीना को पहले ही बता दिया गया था, 13 नवंबर को ही बता दिया गया था कि आपको किस दिन सजा होगी और क्या किस दिन सजा होगी। और 17 नवंबर यानी कि कल, 17 नवंबर 2025 यानी कि कल सजा हो गई। और देखो, जब यह 13 नवंबर को बताया गया था, जो शेख हसीना की जो पार्टी है शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, उनकी पार्टी का नाम है ना, उनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। तो 13 नवंबर को भी आवामी लीग ने बांग्लादेश का जो ढाका है, वहाँ की जो राजधानी है, उसको मुख्य केंद्र बनाया और वहाँ पर प्रदर्शन करने शुरू किए। तो जो मोहम्मद यूनुस थे, उनको कहीं ना कहीं पहले से ही इस बात का आभास था कि छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने 13 तारीख को भी वहाँ पर कर्फ्यू रखा, और 17 तारीख को तो इन्होंने हद ही कर दी। ये मोहम्मद यूनुस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस समय छात्र आंदोलन कर रहे थे और सरकारी संपत्तियों को बहुत
बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी तो यही करा था। अगर फिर जनाब आप भी यही कर रहे हो तो शेख हसीना और आप में फ़र्क क्या है? आपने भी तो शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है, तो जो मोहम्मद यूनुस है इन्होंने भी 17 नवंबर को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ रहा, कर्फ्यू लगा हुआ रहा वहाँ पर, और सड़कों पर लोगों को नहीं निकलने दिया। और जैसे कि अब आती है बात कि क्या जो मैंने प्रत्यार्पण संधि की कहा था, तो क्या प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत भारत अब शेख हसीना को वापस दे देगा? तो इस या 30 दिन के अंदर सजा सुनाने के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट की सजा सुनाने के बाद में 30 दिन के अंदर स्वयं जाकर के वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। तो क्या शेख हसीना वहाँ पर जाएगी? जवाब है नहीं जाएगी, वो बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि जाते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो नहीं जाएगी। दूसरा जवाब, क्या अब भारत प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत शेख हसीना को वापस लौटाएगा? क्योंकि भारत ने तो प्रत्यार्पण संधि कर रखी है कि अगर आपके देश का दोषी अगर हमारे देश में है, हमारे देश का दोषी आपके देश में, तो हम एक्सचेंज करेंगे। तो क्या यहाँ पर शेख हसीना को भारत वापस छोड़ेगा बांग्लादेश? तो इसका जवाब भी है नहीं छोड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं छोड़ेगा, तो इसका जवाब है कि वो अपराधी नहीं है, वह यहाँ पर राजनीतिक निर्वासन का जीवन जी रही है, राजनीतिक निर्वासन का जीवन जी रही है। और राजनीतिक निर्वासन का जीवन जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के जीते हैं हमारे भारत में, हम उनको प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत वापस नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो भारत अब शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं भेजेगा। और देखो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 1962 और 65 का जो चीनी युद्ध हुआ था, उस समय जो दलाई लामा थे, तिब्बत के जो दलाई लामा थे, दलाई लामा जैसे कि दलाई लामा, आप मैं बता दूं दलाई लामा क्या होता है, एक धर्म गुरु की उपाधि होती है। जैसे कि हमारे हिंदू शंकराचार्य कहते हैं, हम मठाधीश कहते हैं हम, है ना। तो वैसे जो ये एक दलाई लामा है, ये एक उपाधि का नाम है। तो ये जो दलाई लामा थे तिब्बत के, वो भारत में आए थे चीन के कारण भारत में आए थे, और भारत में राजनीतिक निर्वासन का जीवन जी रहे हैं, और भारत ने इनको वापस नहीं किया है। अभी भी ये भारत के धर्मशाला जो है, धर्मशाला नाम का जो शहर है, वहाँ पर अभी भी यह रह रहे हैं। और भारत ने जिस प्रकार से इनको दलाई लामा को सुरक्षा प्रदान करी थी, वैसे ही शेख हसीना को भी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। इनके ही बेटे का जवाब आया था, इनके बेटे ने ही कहा था कि मेरी माँ भारत में बिल्कुल सुरक्षित है। अगर वो भारत में नहीं होती तो इनको बांग्लादेश के अंदर ही, जिस दिन इतना उग्र आंदोलन हुआ था, उसी दिन इनको भी शायद मार दिया जाता, लेकिन यह हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचा करके भारत में आ गई थी, जो कि आज भी सुरक्षित है। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया है, भारत की तरफ से अभी भी कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि शेख हसीना वापस जाएगी या नहीं जाएगी, या प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत भारत शेख हसीना को वापस करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं आज आपको पहले ही बता रहा हूँ, यही होगा, शेख हसीना बांग्लादेश नहीं जाएगी, और भारत शेख हसीना को वापस भी नहीं भेजेगा। और यही हवाला देगा भारत की राजनीतिक निर्वासन का जीवन जी रही है, यही लाइन ला करके बांग्लादेश वालों के सामने रख देगी, और उसका उदाहरण दलाई लामा को देगी कि देख लीजिए 1962 और 65 में जब युद्ध हुआ था, तो उस समय भी दलाई लामा हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमने इनको नहीं दिया, तो अब आपको ये शेख हसीना को वापस कैसे दे दें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।